नमस्कार दोस्तों, राजतंत्र यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हाथ की उंगलियों पर गिन सके उतने ही एक्सेप्शनल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग भारतीय राजनीति में पाए जाते हैं। उनमें से एक शख्स की यह कहानी है। जब कोई इंसान 22 साल का हो जाता है तो जनरली उसका ग्रेजुएशन जस्ट खत्म हो चुका होता है और वो आगे की पढ़ाई या जॉब ढूंढने के अंदर व्यस्त होता है। आज की हमारी कहानी के नायक 22 साल की उम्र में कॉरपोरेटर बन चुके थे। जब वो 27 साल के हुए तब वो महाराष्ट्र के एक बड़े शहर के मेयर बन चुके थे। महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना का गठबंधन कई साल से है, लेकिन भाजपा हमेशा छोटे पार्टनर के रूप में देखा जाता था क्योंकि उन्हें हमेशा कम सीटें मिलती थी। जो काम प्रमोद महाजन और नितिन गडकरी जैसे कद्दावर नेता नहीं कर पाए वो काम इस शख्स ने कर दिखाया और भाजपा को महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बना दिया। मैं बात कर रहा हूं उस शख्स की जिसका नाम है देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस जी के अचीवमेंट को समझने के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना जरूरी बन जाता है। कहानी शुरू होती है सन 1987 में। कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में दो हिस्सों में बंट चुकी थी, इंदिरा गांधी की इंडियन नेशनल कांग्रेस और सोशलिस्ट कांग्रेस। महाराष्ट्र की विधानसभा में टोटल सीट्स थी 288। 1985 के विधानसभा चुनाव हुए और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 161 सीट मिली थी, 161। उस वक्त सोशलिस्ट कांग्रेस के नेता थे शरद पवार, जिन्हें 54 सीटें मिली थी। महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस छा गई थी। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे गंगाधर राव फडणवीस। वो उस वक्त के महाराष्ट्र विधान परिषद मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी मेंबर थे और पॉलिटिक्स में एक्टिव भी थे। पूरे राज्य में कांग्रेस का माहौल होने के बावजूद भी गंगाधर राव ने आरएसएस का साथ नहीं छोड़ा था। उनके दो बेटे थे, आशीष और देवेंद्र। सब कुछ आलबेल चल रहा था कि एक अनएक्सपेक्टेड घटना हुई। गंगाधर राव फडणवीस जी की मौत हो गई। उस वक्त देवेंद्र फडणवीस 12वीं कक्षा में पढ़ते थे। एक तरफ राजनीति में पापा की विरासत के चलाने की जिम्मेदारी तो दूसरी तरफ घर संभालने और चलाने की जिम्मेदारी। और ऐसे विकट समय में बड़े भाई आशीष ने घर संभालने की जिम्मेदारी खुद ले ली और देवेंद्र जी को पापा की विरासत चलाने के लिए फुल टाइम राजनीति के ऊपर फोकस करने को कह दिया। पिता का साथ छूट जाने की वजह से देवेंद्र जी को बहुत ही कम उम्र में जिम्मेदारियों का एहसास हो गया था। शायद इसी घटना की वजह से देवेंद्र जी बहुत ही कम उम्र में अपने जीवन के प्रति और उनके पॉलिटिकल करियर के प्रति सजग हुए और पूरी मेहनत से काम करने लगे। महज 19 साल की युवा उम्र में वो नागपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के वार्ड प्रेसिडेंट बन चुके थे। इतनी कम उम्र में भी उनकी लीडरशिप स्किल्स और लोगों से जुड़ने का हुनर सबको नजर आ रहा था। इन्हीं क्वालिटीज की वजह से महज 3 साल बाद सन 1992 में उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा का नागपुर शहर अध्यक्ष बना दिया गया। उसी साल नागपुर महानगर पालिका के इलेक्शंस हुए और देवेंद्र फडणवीस रामनगर वार्ड से नगर सेवक यानी कि पार्षद चुने गए। उम्र थी सिर्फ 22 साल। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में वो सिर्फ उनके वार्ड्स के प्रॉब्लम्स ही नहीं उठाते थे बल्कि उनके सॉल्यूशंस भी प्रपोज करते थे। ये देखकर बाकी सारे नगर सेवक भी उनके पास अपने अपने वार्ड्स के प्रॉब्लम लेकर आने लगे। देखने वाली बात यह है कि दूसरे पक्षों के नगर सेवकों के प्रॉब्लम्स भी देवेंद्र जी खुद के समझकर सुलझाने में पीछे नहीं रहते थे। इसकी वजह से वो अपने पार्टी के नगर सेवकों में तो लोकप्रिय हो ही गए, लेकिन दूसरी पार्टी के लोग भी उनके मित्र परिवार में शामिल होते गए। दूसरी एक अहम बात है उनका जनता से संपर्क। बिना किसी वार्ड की चिंता करे देवेंद्र जी का लोगों से मिलना कभी रुका नहीं। करीब 150 से 200 लोगों को वो प्रतिदिन मिलते थे और उनके इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करते थे। उन्होंने एलएलबी किया हुआ है। लॉ की पढ़ाई का खूब इस्तेमाल उन्होंने लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में किया। नगर सेवक बनने के सिर्फ 2 साल में 1994 में उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा का महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष बना दिया गया। नागपुर कॉर्पोरेशन का काम, मिलने आने वाले लोगों का काम और संगठन की जिम्मेदारी, इतनी सारी जिम्मेदारियां एक साथ उन पर थी और उनकी उम्र थी सिर्फ 24 साल। यह हम सबके लिए प्रेरणा देने वाली बात है। कहते हैं ना कि फूल की खुशबू और इंसान की काबिलियत छिपाए भी नहीं छुपती। वैसे ही सेंट्रल लीडरशिप तक देवेंद्र जी के कामों की बातें होने लगी थी। आरएसएस के दफ्तरों में देवेंद्र फडणवीस इस नाम को अब सीरियसली लिया जाने लगा था।
1995 में महाराष्ट्र की राजनीति में एक अनएक्सपेक्टेड टर्न ले लिया। महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार राज्य में बन गई थी। मुख्यमंत्री थे मनोहर जोशी। सत्ता आने से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ रही थी। इसका बड़ा लाभ देवेंद्र जी ने उठाया। महापालिका के जो काम राज्य सरकार के पास अटके हुए थे उन्हें पास करने में अब उन्हें कोई दिक्कतें नहीं आ रही थी। देवेंद्र जी का ऑफिस रात को 1 बजे तक चालू रहता था। उनके काम करने का तरीका और स्पीड देखकर और उनकी बाकी नगर सेवकों में बनती हुई पॉपुलैरिटी को देखकर 1997 में उन्हें नागपुर महानगर पालिका का मेयर बना दिया गया। ये एक ऐतिहासिक दिन था क्योंकि देवेंद्र जी नागपुर महानगर पालिका के इतिहास में सबसे युवा मेयर थे। उनके कार्यकाल में अगर सबसे बड़ा कोई काम नागपुर में हुआ हो तो वो है नागपुर के रोड्स। टाउन प्लानिंग के कई अवार्ड्स उनके कार्यकाल में नागपुर महानगर पालिका को मिले थे। अगर कोई दूसरा नेता होता तो मेयर बनने में ही खुश हो जाता, लेकिन देवेंद्र जी के सपने बड़े थे। उन्हें अब विधानसभा दिखाई दे रही थी। 1999 में विधानसभा के इलेक्शंस हुए। देवेंद्र जी को पश्चिम नागपुर सीट से टिकट दिया गया था। चुनाव के नतीजे आए और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन की सरकार गिर गई थी। कांग्रेस और एनसीपी की सरकार बन चुकी थी। मुख्यमंत्री बने विलासराव देशमुख। लेकिन देखने वाली बात यह है कि देवेंद्र फडणवीस चुनकर आ गए थे। पहली बार वो विधायक बन चुके थे। नागपुर महानगर पालिका की जगह अब महाराष्ट्र की विधानसभा में उन्हें काम करना था। जगह बदल गई थी लेकिन काम करने की आदत नहीं। भाजपा की सरकार चली गई थी, इसीलिए देवेंद्र जी को उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के काम करवाने में दिक्कतें आ रही थी। उन्हें पता था कि विरोधी पक्ष में बैठकर अच्छा काम करना आसान नहीं होगा, लेकिन इस मुसीबत को उन्होंने अवसर में बदल दिया। विधानसभा में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने वाले कुछ विधायकों में उनका नाम शामिल था। कांग्रेस एनसीपी की सरकार लगातार 3 टर्म यानी कि 15 साल तक चली, यानी कि 15 साल बीजेपी को सत्ता नहीं मिली, लेकिन 3 टर्म लगातार देवेंद्र फडणवीस चुनकर आ रहे थे। सरकार के कई भ्रष्टाचारों को उन्होंने बाहर निकाला। उनमें से एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार था महाराष्ट्र का इरिगेशन स्कैम। करीब 35,000 करोड़ रुपए की हेराफेरी इस स्कैम में होने का दावा किया जाता है। कारगिल के नौजवानों को मुंबई में जिस आदर्श हाउसिंग सोसाइटी में फ्लैट दिए गए थे उनमें भी बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार किया गया था, जो मुद्दा देवेंद्र जी ने उठाया था। इसी भ्रष्टाचार की वजह से उस वक्त के कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को इस्तीफा देना पड़ा था। महाराष्ट्र की जनता में देवेंद्र फडणवीस की इमेज एक ईमानदार और साफ सुथरे नेता की बन रही थी। उनके काम करने के तरीके को देखते हुए भाजपा ने उन्हें 2013 में महाराष्ट्र भाजपा का अध्यक्ष बना दिया। विधानसभा के चुनाव होने में सिर्फ 1 साल का टाइम बाकी था। 2013 से 2014 का पूरा टाइम सिर्फ राज्य ही नहीं तो देश की राजनीति को हिला देने वाला था। केंद्र की कांग्रेस सरकार सभी मुद्दों पर फेल हो चुकी थी। हर रोज कोई नया करप्शन स्कैम बाहर आ रहा था। 2011 में हुए अन्ना आंदोलन ने सरकार को घुटनों पर ला रखा था। केंद्र की कांग्रेस सरकार की नाकामयाबी का असर महाराष्ट्र कांग्रेस पर भी पड़ा था। कांग्रेस की इमेज लोगों में भ्रष्ट पार्टी की बन रही थी। राज्य में कांग्रेस की अलायंस पार्टनर एनसीपी को चिंता हो रही थी कि कांग्रेस की वजह से कहीं उनका नुकसान ना हो जाए। 15 साल से सत्ता में होने के कारण राज्य में कांग्रेस एनसीपी की सरकार के विरोध में एंटी इनकम्बेंसी बड़े पैमाने पर बढ़ रही थी। देवेंद्र फडणवीस को इसमें गोल्डन चांस दिखाई दे रहा था। 15 साल के राजनीतिक सूखे को खत्म करने का गोल्डन चांस। 2014 में लोकसभा के चुनाव हुए। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा को संपूर्ण बहुमत मिला। लोकसभा के 543 सीट में से 543 सीटों में से अकेले भाजपा को 282 सीटें मिली थी। कई सालों बाद भारत में ऐसा हुआ था कि किसी एक पार्टी को संपूर्ण बहुमत मिला हो। लोकसभा चुनाव का सीधा परिणाम महाराष्ट्र पर होना ही था, क्योंकि 2014 में ही राज्य के विधानसभा चुनाव थे। कांग्रेस की खराब हालत को देखते हुए एनसीपी ने कांग्रेस से 144 सीटों की मांग की थी। उतना ही नहीं तो अब तक हमेशा चीफ मिनिस्टर कांग्रेस का ही होता था, लेकिन अब एनसीपी ने यह भी मांग की कि चीफ मिनिस्टर की पोस्ट 2.5 साल के अंदर बांट ली जाए। 2.5 साल कांग्रेस का सीएम हो और 2.5 साल एनसीपी का।
महाराष्ट्र कांग्रेस ने इन मांगों को मानने पर साफ इनकार कर दिया। दोनों पार्टियों में इस विषय पर बात चल रही थी, लेकिन अचानक 25 सितंबर 2014 को एनसीपी की तरफ से 118 सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई। इस लिस्ट के बारे में कांग्रेस को कोई जानकारी नहीं दी गई थी। उसी दिन एनसीपी की तरफ से कांग्रेस के साथ का गठबंधन तोड़ दिया गया और अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया गया। भाजपा को मोदी वेव का सबसे बड़ा लाभ हो रहा था, इसीलिए महाराष्ट्र भाजपा ने शिवसेना के पास 130 सीटों की मांग की थी। शिवसेना ने भाजपा को 119 सीटें देने की ऑफर दे दी थी। शिवसेना की 119 सीटों की ऑफर भाजपा को नामंजूर थी। इसी विवाद के चलते हुए भाजपा ने भी शिवसेना के साथ का 25 साल से चला आ रहा गठबंधन तोड़ दिया और अकेले लड़ने का फैसला ले लिया। यह सिचुएशन महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार आई थी जिसमें चारों प्रमुख पॉलिटिकल पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही थी। इसका सबसे बड़ा लाभ उठाया भाजपा ने। चुनाव के नतीजे आए और भाजपा ने जीती थी 123 सीट्स, शिवसेना ने जीती थी 63 सीट्स। कांग्रेस को सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, उन्हें सिर्फ मिली थी 42 सीट्स, एनसीपी को मिली 41 सीट्स। महाराष्ट्र की विधानसभा में कुल मिलाकर 288 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 145 विधायकों की जरूरत होती है। राज्य में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी उन्हें 22 विधायकों का समर्थन की आवश्यकता थी। इलेक्शंस के परिणामों की जैसे ही घोषणा पूरी हुई, एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल जी ने मीडिया में एक स्टेटमेंट देकर हंगामा खड़ा कर दिया। महाराष्ट्र की पॉलिटिकल खबर से जहां एनसीपी का बीजेपी को समर्थन है, ये शरद पवार ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। उन्होंने भाजपा की सरकार को बाहर से सपोर्ट देने का ऐलान कर दिया। भाजपा की तरफ से सरकार बनाने का दावा किया गया और उस वक्त के महाराष्ट्र के राज्यपाल सी विद्यासागर राव ने भाजपा को सरकार बनाने के लिए निमंत्रित कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल था कि भाजपा का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मुख्यमंत्री बनने की रेस में थे 4 नेता। उस वक्त के लीडर ऑफ अपोजिशन एकनाथ खड़से, गोपीनाथ मुंडे जी की बेटी पंकजा मुंडे, महाराष्ट्र बीजेपी के बहुत बड़े कद्दावर नेता नितिन जी गडकरी और महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष देवेंद्र जी फडणवीस। खड़से और गडकरी जैसे कद्दावर नेता होने के बावजूद भी मोदी और शाह ने भरोसा जताया फडणवीस पर और 31 अक्टूबर 2014 के दिन देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। वो महाराष्ट्र के सिर्फ दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। उनके कार्यकाल की विशेषता यह है कि उनके विरोधी भी उन पर किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगा पाए। देवेंद्र फडणवीस जी की लाइफ एक वीडियो में कवर करना आसान नहीं है, इसीलिए अगला चैप्टर देवेंद्र फडणवीस जी की लाइफ का हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। नमस्कार।